हेलो एवरीवन। नमस्कार। आज की वीडियो हम एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पे बनाने वाले हैं, विच इज़ हाउ डू यू एनालाइज प्रीलिम्स टेस्ट्स की जो टेस्ट सीरीज़ आप दे रहे हैं, जिसमें कई लोगों का सवाल आता है कि भाई 60 to 80 की रेंज में आप अटके हुए हो। हाउ डू यू इम्प्रूव फ्रॉम दैट रेंज, हाउ डू यू गेट मोर मार्क्स, हाउ डू यू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। क्योंकि टेस्ट क्या है, टेस्ट इज़ अ मेजर कि आपको कितना वो सब्जेक्ट समझ आ गया है। सो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें आपको मेजर करनी है, किस तरीके से आप उन्हें मेजर कर सकते हो, एंड स्टेप्स क्या हैं टू इम्प्रूव ऑन दैट। सो बिफोर वी बिगिन, ये मेरे बारे में कुछ बेसिक जानकारी है। जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं यहाँ इसे देख सकते हैं। एंड लेट्स बिगिन। लाइक आई सेड, टेस्ट्स दो चीज़ मेजर करते हैं। नंबर वन कि आपके मार्क्स कितने हैं टेस्ट में, नंबर टू कि आपकी उस सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी है। सो मार्क्स आर अ डायरेक्ट मेजर। डायरेक्ट मेजर कैसे कि मार्क्स आपको एग्जैक्ट दिए जाएंगे 76.33, राइट, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, कि बहुत ही डायरेक्ट मेजर होगा। अगली बार आपका टेस्ट आया तो यू विल गेट आइदर द सेम, मोर, लेस, जो भी कुछ हो सकता है। लेट्स से यू गॉट 86 मार्क्स इन द नेक्स्ट टेस्ट, तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि हाँ कुछ तो इंप्रूवमेंट हुआ है। बट नॉलेज कैन बी अ लिटिल ट्रिकी टू मेजर। क्यों? क्योंकि नॉलेज को हमें इनडायरेक्टली देखना पड़ता है। इसमें क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे कि भाई तुक्के से कुछ सवाल सही हो गए तो क्या वो आपकी नॉलेज बढ़ गई है, ये इसका इंडिकेशन है। मार्क्स बढ़ गए हैं बट नॉलेज नहीं बढ़ी है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट कि टेस्ट में हम नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करें रादर देन मार्क्स। ऑल्सो सिंपली पुट, अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स फोकस मच मोर ऑन मार्क्स कि 60 to 80 की रेंज में है, मुझे 100 प्लस जाना है, या व्हाट इज़ अ सेफ स्कोर टू गेट इन टेस्ट्स। प्लीज़ डो नॉट कंसर्न योर सेल्फ अ लॉट विद दीज क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि आप नेट प्रैक्टिस में सेंचुरी मारने की फाइट मार रहे हो। नेट प्रैक्टिस में टेक्निक इंप्रूव करो। नेट प्रैक्टिस में सेंचुरी मार के क्या ही हो जाएगा, क्या कर लोगे? सो दैट्स द पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर वेन एवर यू आर गिविंग अ टेस्ट। मार्क्स पे फोकस मत करो, फोकस ऑन कि आपकी नॉलेज बढ़ी है, कम हुई है, या आपकी नॉलेज में गैप्स जो दिखाई दिए हैं टेस्ट के कारण, उनको भरने की कोशिश करो। क्योंकि जैसे ही आप ये नॉलेज के गैप्स भरोगे, टेस्ट का स्कोर अपने आप बढ़ जाएगा। बट अगर आप सिर्फ इस पे फोकस करते रहोगे तो आप ये कोशिश कर रहे हो कि भाई मैं नेट प्रैक्टिस में सेंचुरी मार दूं, बैटिंग टेक्निक पे फोकस नहीं करोगे जब तक, तो वो सेंचुरी नहीं लगेगी, कुछ भी कर लो। सो फोकस ऑन योर नॉलेज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ डू वी मेजर दैट नॉलेज, हाउ डू वी इंप्रूव ऑन इट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आपको एक टेस्ट देते हो उसमें आपका जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसके दो सवाल बनते हैं कि क्या ये एक कॉन्सेप्चुअल एरर था या एक फैक्चुअल एरर था। कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल एरर में क्या डिफरेंस है? लेट्स से फॉर इंस्टेंस यू हैव बीन आस्क्ड कि व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। अब इस सवाल में आपने गलती करी है, सो दैट इज अ कॉन्सेप्चुअल एरर। ऑन द अदर हैंड आपसे पूछा जाता है कि भाई डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट कमर्शियल बैंक ने रीजनल रूरल बैंक से ज़्यादा पैसा लैंड किया है या नहीं, तो दैट, अगर इस क्वेश्चन में आपकी गलती होती है, सो दैट वुड बी काउंटेड एज अ फैक्चुअल एरर। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई सबसे पहला कि आपने जो गलतियां अपने टेस्ट में करी हैं वो कॉन्सेप्चुअल गलतियां हैं या फैक्चुअल गलतियां हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का अलग इलाज है। कॉन्सेप्चुअल गलतियां अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है कि भाई गो बैक एंड रीड द बुक्स, रीड अगेन। एंड अगर फैक्चुअल एरर आप कर रहे हो तो इसका मतलब है आपके कहीं रिविजन की कमी है। सो डिफरेंस है इन चीजों में। कॉन्सेप्चुअल एरर मीन कि आपने जो बेसिक किताब थी कि लक्ष्मीकांत आपने बोलने के लिए पढ़ ली, बट आपको कहीं ना कहीं कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए हैं, आपको उन कॉन्सेप्ट्स को फिर से समझना है, उसके लिए गूगल करना पड़े या एनसीईआरटी उठानी पड़े, जो भी करना है उन कॉन्सेप्ट्स पे क्लैरिटी आपको बनानी पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड फैक्चुअल चीजें अगर याद नहीं आ रही हैं कि लेट्स से इंटरनल इमरजेंसी जो है किस किस प्रोविजन में लगाई जा सकती है, आर्म्ड रिबेलियन या और क्या क्या चीज़ें हैं, इनमें नहीं याद आ रही, तो इसका मतलब रिवीजन की रिक्वायरमेंट है कि पता है आपको इंटरनल इमरजेंसी क्या होता है, पता है कौन से आर्टिकल से आता है। एंड दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि इफ़ यू नो द आर्टिकल फॉर इमरजेंसी, प्लीज पुट दैट इन द कमेंट्स बिलो। सो इन दैट केस इट्स अ रिविजन प्रॉब्लम। सो ये चीज़ आपको सबसे पहले देखनी है जब भी आपको टेस्ट में एरर होता है कि कॉन्सेप्ट या फैक्ट का एरर है। नाउ उसके बाद, कॉन्सेप्ट और फैक्ट के बाद हम और थोड़ा डिटेल में इस पे जाते हैं कि कॉन्सेप्चुअल एरर है तो ठीक है, फैक्चुअल एरर है तो ठीक है, बट उसमें किस टाइप का एरर था, कि क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन थी ही नहीं,
क्या मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के बारे में पूछा गया तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मैंने कभी सुना ही अगर नहीं था तो ये एक टाइप का एरर है। दूसरा है कि मैंने सुना है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होता है बट मुझे याद नहीं आ रहा है। तीसरा होता है कि मुझे आता भी था बट उस मोमेंट में या तो फोकस की दिक्कत हो गई, कुछ डिस्ट्रैक्शन हो गया, या डर लग गया कि यार श्योर नहीं है, या इस टाइप की चीजों से आपने गलती कर दी। और फिर एक टाइप का एरर होता है जो कि मतलब बहुत ही एकदम वो जो सहवाग जैसे फ्रंट फुट पे खेलने वाले लोग होते हैं ना कि मार्क कर दिया बस, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं सोचना, 99 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, करेंगे। तो वो भी एक टाइप का एरर है। सो फर्स्ट अपना स्टेप हुआ था कि भैया कॉन्सेप्चुअल एरर है या फैक्चुअल एरर है। अब उसके बाद देखो कि इन चारों में से आपका कौन सा एरर टाइप कॉन्सेप्ट के लिए या फैक्ट के लिए फिट कर रहा है, क्योंकि हर एक के लिए यू विल हैव अ डिफरेंट सोल्यूशन। क्या सोल्यूशन है कि भाई अगेन इंफॉर्मेशन थी ही नहीं, कभी सुना ही नहीं इसके बारे में, और कॉन्सेप्ट है तो यू डेफिनेटली नीड टू रीड मोर। आपको कहीं ना कहीं दोबारा जाके अपनी बेसिक सोर्सेज को पकड़ना है एंड अच्छे से पढ़ना है। कंप्लीशन पे ध्यान मत दो, कंप्लीशन पे ध्यान मत दो, कंप्लीशन नहीं, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं फिर से नेट प्रैक्टिस वाला एग्जांपल लूं यहां पे, तो आपको ये नहीं बोलना है कि भाई मेरे को 4 घंटा नेट प्रैक्टिस करनी है तो मैं 4 घंटा करूंगा। वो 4 घंटा नेट प्रैक्टिस का कुछ फायदा उठाओ कि 4 घंटा अगर नेट प्रैक्टिस करी है तो टेक्निक पे थोड़ा ध्यान दो। सिर्फ नेट प्रैक्टिस करते रहोगे 4 घंटा 4 घंटा 4 घंटा, सिर्फ एनर्जी वेस्ट करते रहोगे तो कोई फायदा नहीं है उसका। यू हैव टू बी कॉन्शियस वाइल रीडिंग सो दैट यू अंडरस्टैंड बेटर। सेकेंड, कि आप इंफॉर्मेशन रिकॉल ही नहीं कर पा रहे तो ऑब्वियसली यू नीड टू रिवाइज मोर। रिविजन के 2-3 बेसिक तरीके हैं जो मैं शॉर्ट्स में भी बता चुका हूं, विच इज नंबर 1 एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस्ड रिविजन। तो other than that there is also a video that I've made on revision which you can check out कि effectively revision कैसे करी जा सकती है। तो उसमें भी आपको काफ़ी सारी टिप्स मिल जाएंगी कि how you can improve your revision efficiency। Now अगर आपको डर लगता है या पेपर के टाइम फोकस एकदम से हट जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, करेक्ट की जगह इनकरेक्ट पढ़ लेते हो, सही आता था फिर भी गलत मार्क कर देते हो, तो यू नीड मेडिटेशन। घबराहट होती है सबको, बट अगर आप वहीं रुक जाओगे कि भाई मुझे बहुत घबराहट हो रही है, तो उसका इलाज भी करना पड़ेगा आपको। ये आपकी जिम्मेदारी है, कोई और नहीं करेगा आपके लिए आके। सो स्टार्ट मेडिटेटिंग एटलीस्ट 5 to 10 minutes a day. It will help tremendously in staying calm and focused. रैंडम सवाल आएगा तो भी शांति बनी रहेगी, शांति बनी रहेगी तो शायद 2 सवाल फालतू कर पाओगे, 2 सवाल फालतू कर पाओगे तो शायद कट ऑफ के पार पहुंच पाओगे, राइट। एंड फाइनली जो सहवाग वाले लोग हैं, तो सहवाग की भी जो दिक्कत थी, सहवाग वुड नेवर एनालाइज रिस्क। सहवाग का फंडा यही था कि भाई मारते रहो। फॉर इंस्टेंस रोहित शर्मा ऑल्सो फेस दिस प्रॉब्लम दैट रोहित शर्मा इज अ ट्रिमेंडस बैट्समैन इन शॉर्ट फॉर्मेट्स, कि T20 ODI में बहुत ही बढ़िया खेलते थे। वो टेस्ट में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती थी। क्यों? क्योंकि दिमाग में वो हिटमैन मेंटालिटी है कि भाई बॉल आएगी पीटना है, छोड़ नहीं सकते, छोड़ना स्टाइल में ही नहीं है। तो he only improved as a test batsman when he started to analyze that risk कि भैया there are balls that you should and must leave. So similarly for you there are questions that you should and must leave. इनके बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। So नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर में हम लेके चल रहे हैं कि जब भी टेस्ट का रिव्यू कर रहे हो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ टेस्ट का सोल्यूशन पढ़ते हो तो दैट मीन्स यू आर गुड एट दैट टेस्ट, नॉट द सब्जेक्ट। कि पॉलिटी का आपने सेक्शन टेस्ट दिया, उसमें आपके 80 मार्क्स आए, आपने 4 बार उस टेस्ट के सोल्यूशन को पढ़ लिया, तो अगले टेस्ट में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके 100 आएंगे, नहीं आएंगे। पहले बता रहा हूं क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ पिछले टेस्ट के सॉल्यूशंस को समझा है। आपको बेसिक सोर्स पे दोबारा जाना है। पिछले टेस्ट से लाइक वी डिस्कस्ड, आपको कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल में एरर के बेसिस पे एरर को डिफाइन करना है एंड उसमें फिर आगे देखना है कि हमें बेसिक सोर्सेज पढ़नी है या हमें रिविजन ज्यादा करनी है। सिर्फ टेस्ट को नहीं पढ़ना है, टेस्ट के सॉल्यूशन के बाद आपको बेसिक किताबों पे भी एक बार दोबारा जाना है। नाउ दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट अ लॉट ऑफ पीपल आस्क कि हाउ मेनी क्वेश्चंस शुड यू अटेम्प्ट। तो ये इसी के लिए टेस्ट होते हैं। देयर इज नो राइट आंसर हियर।
फॉर इंस्टेंस इफ आई टेक माई एग्जाम्पल, इन प्रीलिम्स 2016, 17, 18 I attempted almost 90 questions. In prelims 2020, I attempted 76 questions. I cleared all of these prelims. But obviously बात है कि कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो will depend on कि किस टाइप का पेपर आया है. अगर पेपर टफ है, जैसा कि 2020 और 2021 में हुआ है रिसेंटली कि पेपर थोड़ा सा टफ आया है, तो कम भी अटेम्प्ट करते हो तो चलता है. दूसरा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है. Like for instance, मेरी accuracy in any prelims paper is about 70 to 75%. आपकी accuracy अगर 80 to 85% रहती है तो you can get by with lesser question attempted. If it is less, then you need to rethink. तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है. कोई बोलता है 100 कर दो, कोई बोलता है लाइक जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो आपको समझना है यहाँ पे. एंड this brings us to the most important aspect of the prelims paper, which is taking risk. कि जब भी आप रिस्क लेते हो प्रीलिम्स के पेपर में तो ऑब्वियसली सीधा पेपर में जाके रिस्क नहीं लेना है. ये रिस्क लेने को हमें टेस्ट्स में प्रैक्टिस भी करना है, राइट? कि धोनी ने सीधा जाके फील्ड पे हेलीकॉप्टर शॉट नहीं मारा था. ही प्रैक्टिस दैट शॉट मल्टीपल टाइम्स इन नेट्स with softball cricket and only then was he able to use that in ODIs. तो रिस्क लो, कोई दिक्कत नहीं, बट कैलकुलेटेड रिस्क लो, प्रैक्टिस करके जाओ उस रिस्क के बारे में. एंड रिस्क लेने के लिए एक बहुत सिंपल तरीका आपके लिए ये है कि सब्जेक्ट पे मत देखो. डोंट लुक एट कि इस सब्जेक्ट में मैं ज्यादा ले सकता हूं, नहीं ले सकता हूं, कैसे है, क्या है. पहले फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू सी इज वेदर इट्स अ फैक्चुअल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन. If it's a conceptual question, you should ideally take slightly more risk. क्यों? This is obviously assuming कि आपके बेसिक्स क्लियर हैं. अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में रिस्क लेने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए. बट अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो भैया वहां पे भी दिक्कत रहेगी. So, assuming your basics are clear, you should take more risks in conceptual questions and factual questions को थोड़ा थोड़ा दूर से अपना देखते रहो. Now, अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो पिछले 2-3 साल के प्रीलिम्स पेपर के हिसाब से these subjects have a lot of factual questions coming from them. कि ancient medieval history, even from modern history, geography, environment, science and tech, इनसे काफी ज्यादा factual सवाल बनते हैं. On the other hand, polity, environment, economy, इनसे थोड़े ज्यादा कॉन्सेप्चुअल सवाल बनते हैं. पॉलिटी से तो ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चंस आर कॉन्सेप्चुअल. सिमिलरली फॉर इकोनॉमी कि 80% क्वेश्चंस आर कॉन्सेप्चुअल. एनवायरमेंट में थोड़ा कम रहता है ये, बिकॉज एनवायरमेंट में फैक्ट्स भी थोड़े रहते हैं, प्लस करंट अफेयर्स का भी काफी यूज आ जाता है. बट पॉलिटी एंड एनवायरमेंट, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, यू शुड हैव वेरी हाई सक्सेस रेट देयर. नाउ ऑब्वियसली अ वेरी सिंपल डिस्क्लेमर हियर कि हर सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट भी होते हैं और फैक्ट भी होता है. ऐसा नहीं है कि भाई हिस्ट्री में कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, हिस्ट्री में मतलब कुछ समझने की चीज है ही नहीं, बस रट्टा मारना है. और ऐसा नहीं है कि पॉलिटी में सिर्फ समझना है, कुछ रट्टा नहीं मारना है. हर सब्जेक्ट में दोनों चीजें होती हैं. और ये जो लिस्ट मैंने शेयर करी है, दिस इज बेस्ड ऑन 2019 एंड 2021 3 साल के PYQs के बेसिस पे, क्योंकि पैटर्न स्लाइटली चेंज हो रहा है तो उसके बेसिस पे इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं. नाउ जब हम रिस्क की बात कर रहे थे तो उसमें एक और चीज आती है कि 50-50 चांस. दिस इज व्हाट आई ऑलवेज सेड कि जब भी आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हो, कि आपके पास A, B, C, D 4 ऑप्शन है, लेट्स से आपने A और C को एलिमिनेट कर दिया, आपके पास B और D बचा है, तो यू शुड ऑलवेज टेक दैट चांस. बट अ लॉट ऑफ पीपल कम बैक एंड टेल मी कि आई ऑलवेज चूज द रॉन्ग ऑप्शन. फाइन, होता है, मेरे साथ भी हुआ था. फॉर इंस्टेंस इफ आई लुक एट माई प्रीलिम्स 2020 का एग्जाम्पल, तो 34 क्वेश्चंस मैंने ये 50% प्रोबेबिलिटी वाले किए थे. 34 क्वेश्चंस, ऑफ देम आई गॉट 19 रॉन्ग. 19 गलत हुए थे. मतलब 19 इज अ गुड परसेंटेज ऑफ, कितना परसेंट है, लेट मी जस्ट चेक, इज अबाउट 55%. मतलब 50% नहीं है, मतलब ज्यादा क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे एज कंपेयर टू जितने सही हुए. बट इफेक्टिवली आई गेन्ड 18 मार्क्स बाय टेकिंग दैट रिस्क. तो आपका रिस्क जो आप ले रहे हो शुड बी बेस्ड ऑन कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है या फैक्चुअल क्वेश्चन है. दूसरा कि भाई आप कितना कंफर्टेबल हो उस सब्जेक्ट में. तीसरा,
अगर आपको लग रहा है कि हमेशा ये गलत हो रहा है तो भाई टेस्ट में एक्सपेरिमेंट करके देखो। टेस्ट के टाइम पे जितने एक्सपेरिमेंट करने हैं करके देखो कि डेलिबरेटली, अगर आपको लगता है ना ये कि आई ऑलवेज चूज द रॉन्ग ऑप्शन, तो अगले टेस्ट में डेलिबरेटली जो भी ऑप्शन सही लग रहा है ना दूसरा मार्क करना। देखो तो होता क्या है, टेस्ट में ही कम नंबर आएंगे ना, पता तो चलेगा कुछ कि भैया प्रीलिम्स में क्या सही है क्या नहीं है। सो ये एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि टेस्ट में यू कैन एक्सपेरिमेंट। नेट प्रैक्टिस पे जाके हेलीकॉप्टर शॉट मारो या भी दिल स्कूप बनाओ, कुछ भी करना है करके देख लो बिफोर यू गो इनटू द एक्चुअल मैच। डोंट ट्राई एब्सोल्युटली न्यू थिंग्स इन द एक्चुअल मैच। पहले सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करके प्रैक्टिस करके देखो, और टेस्ट में नॉलेज पे जितना ज्यादा फोकस करोगे उतना ज्यादा आपके मार्क्स अपने आप बढ़ेंगे। डोंट सिंपली फोकस ऑन कि भाई मुझे सेंचुरी मारनी है विदाउट इंप्रूविंग योर बैटिंग टेक्निक। फोकस ऑन इंप्रूविंग योर टेक्निक एंड ऑलवेज रिमेंबर कि ये सारी चीजें मतलब बोलने में आसान है कि भाई ऐसे कर लेना ऐसे कर लेना, टेस्ट में इतना रिस्क ले लेना, यहाँ पे रिस्क ले लेना चाहिए, बट जब प्रीलिम्स के पेपर में बैठते हो ना और वहाँ पे वो याद कर रहे हो तो कि यार ये क्वेश्चन में डाउट है कि आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट वेदर आई शुड मार्क दिस ऑप्शन और नॉट, तो वहाँ पे डर लगता है, वहाँ पे फटती है। एंड ये चीज़ हर बार होगी, ऐसा नहीं है कि अगले प्रीलिम्स में नहीं होगी। सो दिस इज व्हाट यू ऑल्सो हैव टू प्रैक्टिस फॉर व्हेन यू आर गिविंग टेस्ट्स, कि टेस्ट में वो रिस्क लेके देखो, थोड़ी सी उसकी एटलीस्ट आदत बनाओ। क्यों? क्योंकि सीधा प्रीलिम्स में जाके कुछ रिस्क लोगे ना, नहीं हो पाएगा। टेस्ट में एटलीस्ट उसकी आदत बनाना शुरू करो कि अपने आप को थोड़ा इसके लिए काबिल बनाओ कि आप कुछ कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो। सो इफ यू फॉलो ऑल ऑफ दीज बेसिक स्टेप्स फॉर एनालाइजिंग योर प्रीलिम्स टेस्ट्स, यू विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर स्कोर ओवर टाइम। कल नहीं बढ़ेगा, परसों नहीं बढ़ेगा, बट 2 हफ्ते में डेफिनेटली यू विल सी इम्प्रूवमेंट, प्रोवाइडेड कि आप इस बेसिस पे थोड़ा अपना एनालिसिस इंप्रूव करते हो। इट विल टेक टाइम बट यू विल डेफिनेटली सी इम्प्रूवमेंट। ये वाली चीज़ मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ। एंड विदाउट दिस अगर सिर्फ नंबर पे फोकस करते रहोगे तो फिर बोले ठीक है मार लो भाई नेट प्रैक्टिस में सेंचुरी। Right, so that will be it for today's video. I hope you gained something out of it. If so, please let me know कि क्या चीज़ आपको सही लगी नहीं लगी in the comments below. Thank you all.